नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आगाज हो चुका है आपकी रणभूमि का और आप सभी साथी आज उस युद्ध क्षेत्र में उतर भी चुके होंगे। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं एग्ज़ाम देकर आ चुके होंगे आपके एसएससी जीडी का, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की थी। उसको आज भुनाने का दिन था और आप लोगों ने अच्छे से भुनाया भी होगा। आप लोगों ने बहुत बढ़िया पेपर किया होगा, ऐसी उम्मीद आप लोगों के साथ हमें है। और हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की। मैं जीएस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूं। यकीन रखना, आप लोगों के लिए आने वाले परीक्षाओं में, आने वाले आपके एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहां से निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला है। तो सभी साथी आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, आप लोग बढ़िया तरीके से करके भी आए होंगे। हालांकि जीएस की बात अगर मैं करूं तो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड भी रहे होंगे। तो ठीक है, हम उसी आधार पर आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये यकीन मानना कि आपके परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। अगर एटीएम का पूर्ण रूप पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? एटीएम के बारे में हम बात कर लेते हैं कि तो अलग अलग मत हैं। कुछ मत ये कहते हैं एटीएम का जो आविष्कार है वो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना है जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो सभी साथी कह सकते हैं ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, इसका सही आंसर यहां पर ए हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये बताएं इसका आविष्कार कब किया गया है। आविष्कार कब किया गया है एटीएम का? कौन कौन साथी बता सकते हैं? आप कहेंगे सर इसका आविष्कार कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर शिलोंग में जन्मे थे एक व्यक्ति जो ब्रिटिश के थे। उनके पिताजी भारत में एक अधिकारी रहे थे। तो ब्रिटिश के एक व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से एटीएम की 1967 की अगर मैं बात करूं तो 1967 लंदन, आप कह सकते हैं सर लंदन। ठीक है जी, यहां पर आप लोग कह सकते हैं सर कहां पर? लंदन में। आप लोग बताएंगे लंदन। ठीक है माय डियर, तो आप लोग यहां पर लंदन बता सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे कह सकते हैं कि सर इसको ब्रिटेन भी आप लोग लिख सकते हैं। कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है जी, ब्रिटेन में। अब बात ये आती है कि सर भारत में इसका आविष्कार किसने किया था? कौन अधिकारी थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था? तो आप कहेंगे जॉन सेफर्ड वरेन। आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर जॉन सेफर्ड, यहां पर आप लिखेंगे सेफर्ड वेरेन। ठीक है जी, इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इनका अगर जन्म पूछ लिया जाए, जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, समझ गए? शिलोंग जो कि भारत में इनका जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था? भारत में इनका जन्म हुआ। अब बात आती है भारत में एटीएम कब स्टार्ट हुए हैं। भारत में एटीएम स्टार्ट हुए थे 1987 में। भारत में जो पहला एटीएम है ये 1987 में लगाया गया। कहां पर लगाया गया? आप कहेंगे सर 1987 में ये एटीएम कहां पर? अंधेरी पूर्व में लगा था। कहां? अंधेरी पूर्व। और अंधेरी पूर्व भैया कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर मुंबई में। यानी कि पहला एटीएम भारत में महाराष्ट्र में लगाया गया। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में अंधेरी पूर्व में लगाया जाता है। और यह प्रथम एटीएम किस बैंक के द्वारा लगाया गया था? प्रथम एटीएम की बात हो रही है तो आप कहेंगे सर इसको लगाया गया था HS, यानी कि हांगकांग और संघाई बैंक कॉरपोरेशन। आप कह सकते हैं सर HSBC। ठीक है जी, HSBC आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। HSBC हांगकांग और संघाई बैंक कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लगाया जाता है 1987 में। अब बात आती है सर जो एटीएम है ये कौन से क्षेत्र में आता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि एटीएम कौन से क्षेत्र का विषय है। तो आप कहेंगे सर ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का विषय है। तो आप कह सकते हैं सर तृतीयक क्षेत्र का विषय हो सकता है
अब यहां पर हमने बात कर ली, क्यों? क्योंकि ये सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सर्विस सेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि यहां से पैसा मिलता है, यहां से पैसा निकालते हैं तो लोगों को क्या मिलती है भैया? सर्विस मिलती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र या आप कह सकते हैं सर सर्विस सेक्टर से आता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है? चलिए जल्दी से बताइए। अब भारत के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, चलिए ये हमने लिख लिया ना। आप कहेंगे सर ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा कि सर जब राष्ट्रपति की चर्चा होगी तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में है। आप कहेंगे सर आर्टिकल अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा जी? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा प्रावधान कहां लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 52 में लिखा है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है कि भैया संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होंगी? आप कहेंगे संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, आप लोग बता सकते हैं कि समस्त शक्तियां किसमें हैं? चलिए बताइए, समस्त शक्तियां जल्दी जल्दी से बता सकते हैं जी। समस्त शक्तियां किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। ऐसा प्रावधान किसमें लिखा है? ऐसा लिखा है जी किसमें भैया? 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन है? आप कहेंगे सर संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य कौन? निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप कहेंगे सर राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, कौन? निर्वाचित सदस्य। इसका वर्णन किसमें? 54 में। 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, यानी कि इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आप कह सकते हैं मत प्रणाली द्वारा। चलिए आंसर की बात थी तो आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा 61। अब जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं कि इम्पीचमेंट, ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? आप कहेंगे सर ये प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कहां से? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है जी संघीय मंत्री परिषद का गठन। संघीय मंत्री परिषद का गठन, आप कह सकते हैं संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद का गठन किसमें है? तो आप कह सकते हैं सर अनुच्छेद 74 में। ये किसकी सहायता करती है? तो आप कहेंगे सर ये सहायता किसकी करती है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसमें मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। क्या किया जाए? मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। ठीक है जी, क्या यहां तक आप लोग समझ पाए? क्या यहां तक आप लोग समझ पाए? चलिए, आप कहेंगे सर राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, या संसद लिख दूं यहां पर, संसद द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, तो आप लिख लेना ये मैंने बता रखा है संसद ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाएगा जो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान के किस विषय से संबंधित है? चलिए बताइए। देखिए अनुच्छेद 246 जिसे हमने किस में रखा है, जल्दी जल्दी से बताइए। संसद के अधिवेशन हो गए, ठीक है, केंद्र और राज्यों की विधायिका के अधिकार हो गए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का अधिकार हुआ, यहां पर राज्य
न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र। तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका सही आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। केंद्र और राज्य के विधायिका के अधिकार, यानी कि किसी भी विषय पर आप कह सकते हैं संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाने के विषय में प्रावधान दिया गया है। ठीक है जी। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सर किसी भी विषय पर संसद भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। 7वीं अनुसूची से संबंधित ये मामला होगा कि सर 246 में 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय दिए गए हैं। जैसे संघ सूची पर जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? आप कहेंगे सर कौन बनाता है? आप कहेंगे संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। यदि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून होगा वो सर्वोपरि माना जाएगा। वो क्या होगा? वो ही सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोग इसको लिख सकते हैं कि सर इसमें 7वीं या 7th शेड्यूल के विषय इसमें दिए हुए हैं। 7th शेड्यूल आप कह सकते हैं 7th शेड्यूल के विषय, ठीक है जी, के विषय इसमें शामिल हैं। जैसे कि समवर्ती सूची हो गई, जैसे कि संघ सूची हो गई। आप कह सकते हैं संघ सूची के विषय भी इसमें शामिल हैं, संघ सूची के विषय इसमें शामिल हैं, राज्य सूची के विषय इसमें शामिल हैं। और आप लोग कह सकते हैं कि सर समवर्ती सूची के विषय भी इसमें शामिल हैं। कौन? समवर्ती सूची के विषय। अब समवर्ती सूची के विषय इसमें शामिल हो गए। इस पर कानून कौन बनाएगी? आप कहेंगे सर संघ सरकार इस पर कानून बना सकती है। और इस पर भैया राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा। और इस पर संघ और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। संघ सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि मतभेद होता है तो संघ सरकार का या केंद्र सरकार का जो कानून है वही लागू किया जाता है। चलिए यहां पर आप लोग लिखिएगा। आगे बात करते हैं। मॉक टेस्ट भैया 10 बजे होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए अगर मैं यहां पर, चलिए पहले आंसर की बात करते हैं कि सर आंसर बताइए इसका क्या आंसर है। तो आंसर आप लोग कह देंगे सर इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि भैया राज्यों में, अगर मैं राज्यों में बात करता हूं, राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? राज्यों में सर्वाधिक, आपसे पूछा जाएगा राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या तो आप कहेंगे सर किसकी है? आप कहेंगे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगर पूछा जाए राज्यों में सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? जरा बताओ जनसंख्या। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भैया राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो आप कह देंगे सर सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। ये तो आप लोग मुझे बता ही देंगे। चलिए सिक्किम की है। अगर यहां पर पूछ ले कि सर केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर आप लोग कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसमें पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य किसकी है? तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक, यहां पर सर्वाधिक लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप कहेंगे सर सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी होगी? आप कहेंगे सर सर्वाधिक जनसंख्या किसकी हो जाएगी? तो आप कहेंगे दिल्ली की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? दिल्ली की। चलिए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की होगी? सबसे कम जनसंख्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप कहेंगे सर किसकी हो जाएगी? तो लक्षद्वीप की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? लक्षद्वीप की हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सर राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा? राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? सबसे अधिक क्षेत्रफल
अधिक क्षेत्रफल की बात होगी तो आप लोग क्या बताइएगा, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें जी। राजस्थान होगा। क्या होगा, आप लिखेंगे सर राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा भैया, राजस्थान। बहुत बढ़िया। राज्यों में कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, कम क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, तो भैया क्षेत्रफल में भी लक्षद्वीप ही होगा। कितना होगा, लक्षद्वीप ही होगा। चलिए ये सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, अब हमने बात कर ली है कि सर सबसे अधिक, अगर ये तो भैया गड़बड़ हो गई कहानी, गोवा। राज्यों की बात हो रही थी भैया, राज्यों की बात हो रही थी, राज्यों की बात हो रही थी। यूटीज की अगर मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक क्षेत्रफल किसका है या सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होगा, ये तो राज्यों की बात हो रही थी ना, तो गोवा हो जाएगा। यूटीज में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होगा, अधिक क्षेत्रफल किसका होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। आप कहेंगे सर सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है डियर, तो आप कहेंगे सर दिल्ली का होगा। ठीक है जी, अधिक क्षेत्रफल किसका है, दिल्ली का है। ठीक है जी, किसका हो जाएगा, क्या दिल्ली का हो जाएगा क्या, आप कहेंगे दिल्ली का तो नहीं होगा, दिल्ली का तो नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कम, यहां पर आप कहेंगे कम, कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा जी, आप कहेंगे सर क्षेत्रफल। चलिए बताइए भैया क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर क्षेत्रफल में भी कौन होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने पूछा था यहां पर, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन कौन साथी बताएंगे, चलिए बता दीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस केंद्र शासित प्रदेश का है, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर दिल्ली तो मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है भैया, दिल्ली तो मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है। आप कहेंगे फिर किसका होगा, दिल्ली का तो होगा ही नहीं, तो आप कहेंगे सर किसका हो जाएगा, लद्दाख का। किसका हो जाएगा जी, आप कहेंगे सर लद्दाख का। ठीक है जी, किसका होगा, लद्दाख का। क्लियर है कहानी, बिल्कुल सही, ये भी आप लोग लिख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे भैया डीएलएस भी कहते हैं। डीएलएस आप जानते होंगे भैया, डीएलएस या डकवर्थ लुईस का नियम मैच के दौरान गेंदबाजों के स्कोरों को तय करने के लिए, बारिश या अन्य कारणों से मैच में होने वाली देरी के बाद लक्ष्य को संशोधित करने के लिए, बल्लेबाजों के आउट होने पर उनके अंक तय करने के लिए, टीमों की पारी की लंबाई बढ़ाने के लिए। आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब कभी भी बारिश होती है, मान लो एक टीम ने कुछ स्कोर बना दिया, लेकिन जब बारिश हो गई तो एक नियम है डकवर्थ लुईस नियम, इसमें कहा गया है कि जो दूसरी विरोधी पार्टी होगी या विरोधी टीम होगी उसके लिए सीमित ओवर में सीमित संशोधित क्या दिया जाता है, आंकड़ा दिया जाता है। यानी कि भैया एक क्या किया जाएगा कि मान लो सीमित ओवर में, सीमित ओवर भी सीमित कर दिए जाते हैं, सीमित ओवर्स में क्या किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर सीमित ओवर्स में क्या किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो रन, जो आंकड़े हैं ना उनको कम कर दिया जाएगा, आंकड़े। ठीक है जी, आंकड़े भी क्या कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, तो आंकड़ों को सीमित किया जाता है। ठीक है, सीमित किया जाता है, और किसके लिए, जो दूसरी टीम खेलेगी, किसके लिए भैया, दूसरी टीम के लिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था, 2023 की बात हो रही है। जाकिर हुसैन साहब को दिया गया, मुलायम सिंह यादव को दिया गया, बाल कृष्ण जोशी को दिया गया, उपयुक्त सभी पद्म भूषण की बात हो रही थी, पद्म भूषण की बात हो रही थी, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर यहां पर 2023 का पूछा है भाई, किसका पूछा है जी, आप मुझे क्या बताइएगा, आप मुझे क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर 2023 की बात हो रही है। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। क्लियर है आप लोग भैया बताते हुए, चलिए चलिए बहुत शानदार, ऐसे ही आप लोग बताते रहेंगे क्या सही आंसर है,
बिल्कुल भैया, आप कहेंगे सर, देखिए जाकिर हुसैन साहब को 2023 में कला के लिए, किसके लिए मिला है? कला के लिए। मुलायम सिंह यादव सामाजिक कार्य के लिए इन्हें दिया गया है, किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बालकृष्ण योगी इन्हें वास्तुकला के लिए दिया गया है, किसके लिए? वास्तुकला के लिए या अन्य वास्तुकला के लिए इन्हें दिया गया है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सर 2024 में पद्म विभूषण किसे दिया गया है? पद्म विभूषण। चलिए 2024 की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाम पढ़ते हैं, जैसे वैजंती माला। आप कहेंगे सर वैजंती माला, ठीक है। चिरंजीवी आप कह सकते हैं, चिरंजीवी, चिरंजीवी हो गए। वैजंती माला हो गई, ठीक है, वैजंती माला हो गई, इनको दिया गया है, वैजंती माला जी को दिया गया है। आप कहेंगे सर एम वेंकैया नायडू जी को दिया गया है, किसे? एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी को दिया गया है, ठीक है, इनको भी मिला है। और आप लोग कह सकते हैं सर और किसको मिला है? तो आप कहेंगे सर ये यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये भी बता सकते हैं कि 2024 में पद्म भूषण किसको दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? चलिए बताइए। देखिए मिथुन चक्रवर्ती को, किसे? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। आप कहेंगे सर मिथुन चक्रवर्ती, इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। उषा, आप कहेंगे सर उषा उत्थुप को मिला है, उत्थुप या उत्थुप कहते हैं, उत्थुप। और आप कहेंगे सर किनको मिला है? राम नाईक जी को मिला है, राम नाईक जी को मिला है। और एक और फेमस नाम है जिन्हें हम कहते हैं भैया, किस रूप में जानते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, फातिमा साहब को, ठीक है, मीरा साहेब फातिमा बीवी। आप कहेंगे सर मीरा साहेब फातिमा बीवी। कौन किसको मिला है जी? आप कह सकते हैं सर फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हम लोगों ने इसको अच्छे से लिख लिया। ये सारी चीज़ें आप लोग भैया बताएं क्या लिख चुके हैं? यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर लीजिएगा, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ तक तो हमने लिख ही लिया। आगे क्वेश्चन है युद्ध, यह युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का त्योहार है। त्योहार का नाम क्या है और इसे कहाँ मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव उड़ीसा, दुर्गा पूजा कोलकाता, विजयी नाच तमिलनाडु, चंद्र यात्रा उड़ीसा। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, हाँ जी, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या सबसे कम। ओहो, आपको भैया यही तो बताया हमने। देखिए कहाँ गया वो केंद्र शासित प्रदेश वाला। देखिए ये है तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है केंद्र शासित प्रदेश में, यही तो बताया है। और यही इसका आंसर भी किया है, लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला ही हमने किया है लक्षद्वीप। इसमें तो कोई मामला था नहीं, कोई मामला था नहीं। चलिए, लक्षद्वीप ही तो बताए हैं भैया। इसका सही आंसर आप लोग क्या करेंगे? इसका सही आंसर आप करेंगे सर कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव उड़ीसा, और उड़ीसा को 2011 में क्या नाम कर दिया गया है? इसे ओडिशा कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। चलिए, दुर्गा पूजा ये कलकत्ता में मनाई जाती है माँ दुर्गा के द्वारा। किसके? माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत। किस पर भैया? महिषासुर। आप कहेंगे सर महिषासुर पर जीत, यानी कि उसका वध किया था, उसके उपलक्ष्य में। अच्छा, ये जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। किसको? आप कहेंगे सर भगवान, यहां पर आप लिखेंगे भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है जी, जगन्नाथ पर भैया। अब ये बात आती है सर ये कहाँ पर? पुरी में। कहाँ पर? पुरी। और पुरी कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। इसे भैया आप कहेंगे ओडिशा में पुरी रथ यात्रा भी निकलती है। क्या निकलती है जी? पुरी रथ यात्रा भी निकलती है।
हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आप लोग करिए। नेक्स्ट है, लिखा है शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। आप कहेंगे सर पहले तो इनके आप लोग राज्य बताइए। ये कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? असम का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का, ठीक है। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। चलिए, तो केरल में एक तो मोहिनी अट्टम हुआ और यहाँ पर कथकली भी होता है। कौन सा? कथकली। आप कहेंगे सर कथकली। अब यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर शोभना नारायण को क्या किया गया कि भैया शोभना नारायण को 1992 में 1992 में क्या किया गया? 1992 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आप कहेंगे सर पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। किससे? तो आप कहेंगे भैया पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सर ये कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? आप कहेंगे सर ये तो कथक से संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए। चलिए बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या भरतनाट्यम से? अच्छा, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध मैं बताना चाहूँगा यामिनी कृष्णमूर्ति। आप कहेंगे सर यामिनी कृष्णमूर्ति, आप कह सकते हैं कि भैया कौन हो जाएंगी? तो आप कहेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है जी। कृष्णमूर्ति या कृष्णमूर्ति आप कह सकते हैं। आप दो बहनें हैं, आप कहेंगे सर साराभाई करके, एक मल्लिका साराभाई हैं। कौन है? मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है। एक तो मल्लिका साराभाई हो गई और एक और आप नाम याद रखेंगे साराभाई से ही, जिन्हें मृणाली साराभाई के नाम से भी जानते हैं। मृणाली, आप कहेंगे सर मृणाली, मृणालिनी बोलते हैं इसको, मृणालिनी। आप कहेंगे सर मृणालिनी साराभाई, ठीक है जी, साराभाई। यहां तक आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। अच्छा, मोहिनी अट्टम से भी एक बहुत फेमस नाम है। आपने एक नाम सुना होगा जिन्हें हम गोपीनाथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोपीनाथ, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। रोलेक्ट एक्ट भारत के किस वायसराय के अधीन पारित किया गया या किस समय भारत में? यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर होगा भारत वायसराय के समय पारित किया गया, ठीक है जी, समय। तो आप कहेंगे अंडर विच, यानी कि आप यहां पर बता सकते हैं रोलेक्ट एक्ट के बारे में कि सर रोलेक्ट एक्ट जिस समय पास हुआ था, रोलेक्ट एक्ट जिस समय पास हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था भैया? चेम्सफोर्ड था। आप कहेंगे सर कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक है। आप लिख लेंगे कि सर कौन था? चेम्सफोर्ड था। चलिए, अब रोलेक्ट एक्ट भैया कब? 21 मार्च, तो इसको लेकर बड़ा विवाद है। 21 मार्च 1919 में क्या किया गया? कहीं कहीं ये जो है ये कहीं कहीं 23 मार्च भी दिया हुआ है, तो आप लोग इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। कहीं 24 मार्च भी दिया हुआ है, तो इन चीज़ों पर आप नहीं जाएंगे। हालांकि आप इसको मार्च ही लिखिए, वरना फिर आप लोग विवाद करेंगे कि सर मार्च 1919 में इसे क्या किया गया? इसे कहाँ पर रोलेक्ट एक्ट को लागू कर दिया गया, लागू किया गया। ये कैसा अधिनियम था? आप कहेंगे सर इसे अमृतसर में लागू किया गया। कहाँ पर? अमृतसर में इसे लागू कर दिया गया। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अच्छा, ये क्या था? इसे काला कानून किसने कहा था? आप कहेंगे सर काला कानून किसके द्वारा कहा गया? तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। क्यों कहा था? इसमें ना तो अपील, ना वकील, ना अपील, ना दलील। आप कहेंगे ना तो वकील कर सकते थे, ना अपील कर सकते थे, ठीक है। ना तो वकील करने की इजाज़त थी, ना अपील करने की इजाज़त थी, ना भैया दलील देने की इजाज़त थी। ना अपील, ना वकील, ना दलील, तो ये सारी चीज़ें आप लोग दलील। चलिए, दलील देने की छूट नहीं थी। अब इसका विरोध किया गया कि सर रोलेक्ट एक्ट के विरोध में दो लोग
गिरफ्तार किए गए। इनके विरोध में क्या किया गया है, विरोध में भैया विरोध किसने किया था, तो आप कहेंगे दो लोग गिरफ्तार किए गए, सत्यपाल मलिक, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। आप कहेंगे सर दो लोग, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन, आप बताइएगा सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, कौन, सैफुद्दीन किचलू। इनको भैया क्या किया गया, किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। क्या किया गया, आप कहेंगे सर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहा गया था, जलियांवाला बाग में घटना घटी, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन एक बैसाखी के दिन क्या घटती है, एक घटना घटती है, जिसे क्या कहा गया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, चलिए बहुत शानदार, हाँ जी, गजब भैया, सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू। चलिए बहुत बढ़िया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, गांधी इरविन समझौता, गांधी, इनके साथ गांधी जी से समझौता हुआ था, गांधी जी से समझौता हुआ था, और इस समझौते को क्या कहा जाता है, समझौता, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये 1931 में हुआ था। लिट्टन ने इसके समय में प्रथम दिल्ली दरबार, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखवाता हूँ लिट्टन का, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अब बात आती है सर लिट्टन के बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में, लिट्टन जो था ये वायसराय हुआ करता था। क्या था जी, ये वायसराय हुआ करता था। चलिए वायसराय, आप कहेंगे सर ये वायसराय था। इसने क्या किया लिट्टन ने कि भैया 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया। क्या किया, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया, ठीक है। किसके सम्मान में किया था, तो रानी विक्टोरिया भारत आती है। कौन आती हैं, रानी विक्टोरिया के सम्मान में। आप कहेंगे सर रानी विक्टोरिया के सम्मान में, ठीक है, किसके सम्मान में, रानी विक्टोरिया के सम्मान में। चलिए अब एक नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि सर इसने ही क्या किया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आप कहेंगे सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, इसके माध्यम से भारत में अखबार पर रोक लग गई। किस पर, अखबारों पर क्या कर दिया गया, अखबारों पर रोक लगा दी गई। क्या कर दिया, रोक लगी, ठीक है। और इस वर्नाकुलर को रद्द किसने किया था, आप कहेंगे रद्द किया था रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, रिपन द्वारा इसे रद्द कर दिया गया 1882 में। और इसी के समय क्या किया गया है, 1878-79 में क्या किया गया था, आप कहेंगे सर आर्म्स एक्ट बनाया गया, आर्म्स एक्ट, ठीक है जी। आप कहेंगे सर आर्म्स एक्ट बनाया गया। इसे हम लाइसेंस कानून के नाम से भी जानते हैं। क्या किया गया, लाइसेंस कानून बनाया जाता है। क्या किया गया है जी, लाइसेंस कानून बनाया गया, जिस पर भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। क्या कर दिया गया जी, रोक लगा दी गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आपने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर वादक की बात हो रही है, देखिए जल्दी जल्दी से बताइए कि भैया इनमें से कौन कौन क्या क्या हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए आर्म्स एक्ट 1977 में थोड़ी आया था। अब यहां पर बात हो गई सर शिव कुमार शर्मा, संतूर, संत यानी कि शिव कुमार शर्मा। आप क्या बताइएगा कि सर शिव कुमार शर्मा। चलिए सज्जाद हुसैन की अगर बात होगी, आप कहेंगे सर ये तो मंडोलिन वादक हैं। मंडोलिन वादक आप इन्हें कह सकते हैं कि सर ये क्या बजाते हैं, मंडोलिन वादक हैं, ठीक है, मंडोलिन वादक हैं। चलिए भैया मंडोलिन वादक आप लोग इनको कह सकते हैं। निखिल बैनर्जी ये सितार वादक हो जाएंगे। कौन होंगे, सितार वादक ये हो जाएंगे निखिल बैनर्जी। अब भैया उस्ताद विंदा खान, तो आप क्या बताएंगे सर ये सारंगी वादक हैं। कौन है ये, सारंगी वादक, सारंगी वादक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं, आगे है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा सर क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो की बात हो जाएगी, कबड्डी की बात हो जाएगी सर कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, नेट बॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं, नेट बॉल की बात हो जाएगी, रग्बी की बात हो जाएगी, रग्बी फुटबॉल जिसे कहते हैं, रग्बी फुटबॉल सबसे बड़ी टीम खेलती है रग्बी फुटबॉल में। तो चलिए एक एक करके आप लोग मुझे बताना स्टार्ट करिए। हॉकी की बात हो जाएगी सर, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कहेंगे 11 15। नेट बॉल की बात हो रही है तो आप कहेंगे सर नेट बॉल में 7 होते हैं। अच्छा कबड्डी में कितने होते हैं, चलिए कबड्डी में भी भैया 7 होते हैं, खो खो में कितने होते हैं 9, क्रिकेट में होते हैं 11। क्या ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ तक आप लोग इनको अच्छे से लिख पाए होंगे। ठीक है, बास्केटबॉल भी बता दूं, चलिए लिख लीजिए कि भैया बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, आप कहेंगे सर 5 खिलाड़ी खेलते हैं। तो आप कहेंगे सर बास्केटबॉल में कितने, 5, क्रिकेट में 11, खो खो में 9, कबड्डी में 7, नेट बॉल में 7, रग्बी फुटबॉल में 15 और हॉकी में 11। तो ये सबसे बड़ी टीम है। ठीक है जी, सबसे बड़ी टीम होती है इसकी, सबसे बड़ी टीम। चलिए तो यहां पर क्या पूछा था, फुटबॉल, तो आपने कहा सर 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में, कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में नीलगिरी निम्न में से किस का हिस्सा है। जैसे कि अरावली की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ठीक है जी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये, पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पर्वत श्रृंखला। चलिए आप लोग यहां पर बताएंगे श्रृंखला, चलिए आप कहेंगे सर पर्वत श्रृंखला। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब बात आती है कि सर जो अरावली पर्वत है ये गुजरात, कहाँ से, गुजरात से आता है राजस्थान, कहाँ, राजस्थान, राजस्थान से आप कहेंगे हरियाणा, कहाँ पर, हरियाणा, और हरियाणा से कहाँ आएगा, आप कहेंगे सर हरियाणा से आएगा दिल्ली। ठीक है जी, दिल्ली। अच्छा राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, दिल्ली में, और वो किस पर बना हुआ है, अरावली पर्वत रेंज पर। आंसर की बात करते हैं नीलगिरी, तो आप कहेंगे सर ये है पश्चिमी घाट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो नीलगिरी पहाड़ी है, आप कहेंगे सर केरल, ये आप कहेंगे सर तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है जी, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ साथ ये आपको कहाँ जा रही है, तमिलनाडु के साथ साथ ये यहाँ पर आती है कर्नाटका, कर्नाटक में भी इसका कुछ हिस्सा है केरल, और केरल के साथ साथ आप कह सकते हैं कर्नाटक में भी इसका थोड़ा सा पार्ट है, कर्नाटक। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी ऊंची चोटी आप लोग मुझे बताएं कि सर ऊंची चोटी कौन सी होगी, कि सर पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे धोडा बेटा या ढोडा बेटा, कौन सी, ठोडा, आप कह सकते हैं सर ठोडा या डोडा बेटा। ठीक है जी, डोडा बेटा। ठीक है जी, डोडा बेटा आप कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आप लोग बताएंगे सर कितनी हो जाएगी, 2637 मीटर हो जाएगी। कितनी होगी, 2637 मीटर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, डोडा बेटा इसको कह सकते हैं, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कि 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। अब भैया जयंती की बात हो रही है, पहले तो हमें जन्म पता होना चाहिए। जब हमें जन्म पता होगा तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि सर 2 अक्टूबर 1869, कब, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म कहां पर होता है, पोरबंदर में। कहां पर, पोरबंदर में इनका जन्म होता है। और ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। किसी को कोई आपत्ति। अब बात आती है सर ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली।
चलिए अब हम सब पढ़ रहे हैं, तो अब भैया ये बताओ, अगर इसमें से भी आप माइनस कर दोगे, यानी कि 2024 तक पूछा था, तो 2024 में से अगर इन्हें माइनस करोगे तो लगभग क्या आ जाएगा, यहाँ पर 155 भी क्या हो जाएगी, 155 भी जयंती हो जाएगी। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, आप कहेंगे सर गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा, आप लोग कह सकते हैं सर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया, 2007 से के द्वारा क्या किया गया है, 2 अक्टूबर को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में, अंतर्राष्ट्रीय, आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। अच्छा, ये कब घोषित किया गया है, तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2007 में हुई थी। कब, 2007 में। ठीक है, अब गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे सर, ये तो पढ़ लिया, मृत्यु कब हुई थी। चलिए गांधी जी की मृत्यु बताइए, गांधी जी की मृत्यु चलिए बता दीजिए। हाँ जी, चलिए गांधी जी की मृत्यु, हाँ जी, ओहो, अभी तो भैया उनकी पुण्यतिथि गई है, अभी तो उनकी पुण्यतिथि गई है भैया। आप कहेंगे सर मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 में, और कहाँ पर, आप कहेंगे सर बिड़ला हाउस में। कहाँ पर, बिड़ला हाउस में। ठीक है, पूजा कर रहे थे, उस दौरान उनकी भैया नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई। नाथूराम, आप कहेंगे सर नाथूराम गोडसे द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा, गोडसे द्वारा उनको गोली मार दी गई। चलिए अच्छे से आप लोग लिखिए। नेक्स्ट है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया। अच्छा प्रश्न है, चलिए बता दीजिए कि सर भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। कौन कौन भैया बता रहे हैं, चलिए शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत शानदार। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को बताने हैं, आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं एशियाई खेलों की बात करूं तो आप कहेंगे सर प्रत्येक चौथे वर्ष होते हैं, प्रत्येक चौथे वर्ष। ठीक है जी, चौथे वर्ष होते हैं। और भैया पहला एशियाई खेल भारत में भैया 1951 में दिल्ली में कहाँ पर आयोजित किया गया था, दिल्ली में। चलिए अब बात करेंगे सर, ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सर दिल्ली में तो हुआ था, अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये कब स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, तो 8 से लेकर 11 मार्च 1951 में ये स्टार्ट हुआ था। अब बात ये भी आ गई सर, ये बताओ कि 19वां संस्करण कहाँ हुआ था और 20वां कहाँ होगा। अब 19वां संस्करण जल्दी से बताइए कि सर इसका 19वां संस्करण कहाँ पर और कब हुआ था। जो 2022 का था वो कोविड के कारण 2023 में आयोजित किया गया, 2023 में आयोजित हुआ। ठीक है, हालांकि ये कौन सा था, 2022 वाला था, लेकिन 2022 वाला हुआ कब था, 2023 में हुआ था। कब हुआ था जी, आप कहेंगे सर 2023 में इसको किया गया था। अब भैया बात ये आ गई कि सर ये कब, सितंबर से अक्टूबर 2023 में हुआ था। ये हुआ कहाँ पर था, भारत में हुआ, कहीं और हुआ, आप क्या बताएंगे सर, ये हुआ था होंगझाऊ में। कहाँ पर, होंगझाऊ। और होंगझाऊ कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे सर चीन, चाइना में। चलिए 20वां संस्करण कब होगा, 20वां संस्करण कब होगा, जल्दी से बताइएगा। 20वां संस्करण, तो आप कहेंगे सर 20वां संस्करण इसका है 2026 में, और कहाँ होगा, नगोया, आप कहेंगे सर नगोया,
नगोया जापान में। कहां पर? नगोया जापान में इसका आयोजन किया जाएगा 20वें संस्करण का। ठीक है जी। चलिए यहां पर अब इससे संबंधित एक बहुत अच्छी क्लास जो आदर्श सर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं आपकी, इसकी वॉरियर सीरीज उन्होंने स्टार्ट की हुई है, उसकी 5वीं क्लास है जिसमें राष्ट्रमंडल वगैरह एशियाई खेल वगैरह सब करा रखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मूल अधिकार किस भाग में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी का है। आप कहेंगे सर जो भाग 3 है ये मूल अधिकार से संबंधित है, और भाग 3 आप कह सकते हैं सर कि भाग 3 में क्या दिया हुआ है? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। और ये कहाँ से प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे सर अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से। भाग 2 में क्या लिखा हुआ? नागरिकता लिखा हुआ है, नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक? लेकर 5 से 11 तक। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, नोट में लिख लेना इसको, कि सर नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे ना, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें कब लागू किया गया था? हालांकि 10 और 11 कब लागू हुए थे? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे बताते हुए चलेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर 26 नवंबर 1949 में लागू कर दिए गए। बचे कौन कौन से? बचे भैया 10 और 11, 10 और 11। इन्हें 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। भाग 14 किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर भाग 14 में क्या आता है? आप मुझे बता देना कि सर यूपीएससी किसमें आती है? अखिल भारतीय सेवाएं। आप कहेंगे सर इसमें मैं अगर यूपीएससी की बात कर लूं आप लोगों से कि सर यूपीएससी किसमें आती है, तो आप कहेंगे सर 315 से लेकर 323 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। चलिए भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। किससे भैया? पंचायत से। पंचायत राज से संबंधित होगा भाग 9 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, यहां तक पढ़ लेंगे। और इसे कब जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे पुनः जोड़ा गया। क्या किया गया? पुनः जोड़ा गया। पुनः का मतलब, इसका मतलब ऑलरेडी भाग 9 भारत का हिस्सा रहा होगा, और इसे क्या कर दिया था? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से खत्म कर दिया था। तो मूल अधिकार आ गए भाग 3 में। किस में आ गए? भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो हम जानते हैं भैया साइमन कमीशन नवंबर 1927 में बनाया गया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में बनाया, 3 फरवरी 1928 में भारत आता है। चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। एक क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं, ये 2637 मीटर है, ये ऊंची चोटी है। अगर मैं यहाँ पर लिखता सबसे ऊंची चोटी, तो आप बता सकते थे सर सबसे ऊंची चोटी अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो वो अन्नाईमुडी है। क्या है जी? अन्नाईमुडी। और अन्नाईमुदी आप कह सकते हैं जो कि 2695 मीटर है। ठीक है। चलिए, हालांकि मैंने सबसे ऊंची चोटी नहीं लिखा था, मैंने केवल ऊंची चोटी लिखा था। सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। क्या हो जाएगा? अन्नाईमुडी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। साइमन कमीशन का बात हम पढ़ेंगे सर। गठन कब हुआ था? गठन हुआ है जी नवंबर 1927 में। और कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन में। चलिए कहाँ पर? ब्रिटेन में हुआ था। भारत कहाँ पर आया है ये? भारत आप कहेंगे सर 3 फरवरी 1928 में भारत आया। और जब भारत आया तो आप क्या कहेंगे?
आप कहेंगे सर मुंबई में पहुंचा। कहाँ पहुंचा है ये? मुंबई में। ठीक है जी, कहाँ पहुंचा है? मुंबई में। चलिए अब बात करते हैं सर इसका अध्यक्ष कौन था। जो साइमन कमीशन है, आप मुझे बताएंगे सर साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष था सर जॉन अल्सरब्रूक। आप कहेंगे सर जॉन अल्सरब्रूक, सर जॉन अल्सर ब्रूक। आप कहेंगे सर अल्सर ब्रूक। ठीक है जी, अल्सर ब्रूक। ठीक है जी, अल्सर ब्रूक साइमन। चलिए अब इसका जो है विरोध होता है, इसका विरोध हुआ। इसका उद्देश्य क्यों था, ये क्यों आया था भारत में? इसका उद्देश्य था, किस लिए आया था ये 1928 में? उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। क्या करना? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। क्या करना जी? आप कहेंगे सर जांच, आप बता देना सर जांच करना। चलिए अब बात ये हो गई सर, इसका विरोध हुआ, विरोध किया, और विरोध में क्या होता है आप बताएंगे सर। इसके विरोध में 17 नवंबर 1928 में किसकी मृत्यु हो गई थी? आप बताइएगा लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? इनके सिर में डंडा लगा। और इनकी हत्या का बदला किसने लिया है? बदला, आप कहेंगे सर बदला लिया गया 17 दिसंबर, एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 में। किसके द्वारा? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। ठीक है जी, राजगुरु। यहां पर हम लोग बात करेंगे, और भैया भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। अब बात ये आती है कि सर यहां पर विरोध में जो लाठी चार्ज हो रही थी, लाठी चार्ज के आदेश किसने दिए थे? आप कहेंगे लाठी चार्ज के आदेश किसने दिए थे? आप कहेंगे सर एसपी हुआ करता था, एसपी हुआ करता था स्कॉट द्वारा आदेश दिए। लाठी किसने मारी थी? आप कहेंगे सर लाठी एएसपी था, एएसपी जेपी सैंडर्स। आप कहेंगे सर कौन था एएसपी? तो जेपी सैंडर्स। आप कहेंगे सर जेपी सैंडर्स ने। तो जेपी सैंडर्स की हत्या कब हो गई? तो जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी 17 दिसंबर 1928 में, और इसका इन्हीं के भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के द्वारा, और इसी केस में इसे षड्यंत्र केस कहा गया। और इसी केस में क्या हुआ है तो आप लोग यहां पर लिख लें। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग अच्छे से लिख रहे होंगे। यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, ये लिख लिया आप लोगों ने। हाँ जी, आगे बात कर लेते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिख दिए। क्या मैंने कुछ लिख दिया? क्या क्या लिख दिया मैंने एशियाई खेल पे? हाँ जी, 4 मार्च। ओहो, 4 मार्च। आप कह सकते हैं सर ये कितने मार्च है? 4 मार्च 1951। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग लिखिए। अब बात आती है सर, यहाँ पर हमने लिखना है, ये सारी चीज़ें हो गई कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण पे करेगा? नहीं, इस पे नहीं करेगा, बस 2 बच गए। इसे भैया अन्योन्य प्रेरण कह सकते हैं, या फैराडे का, या इसको आप कह सकते हैं सर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी। नेक्स्ट है अ सुइटेबल बॉय, किसने लिखी है? अ सुइटेबल बॉय की अगर बात करेंगे तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इनकी माता कौन है? इनकी माता है लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। अच्छा, लीला सेठ भैया दिल्ली हाई कोर्ट की महिला जज रह चुकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की महिला जज बनी थी, पहली महिला जज। और भैया उसके बाद हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। कौन? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश।
मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, क्या बन गई? मुख्य महिला न्यायाधीश बन गई। अच्छा, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? अमृता प्रीतम की बात अगर होगी तो आप क्या कहेंगे सर? अमृता प्रीतम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी आत्मकथा भी पूछ ली जाती है, कभी कभी इनकी आत्मकथा पूछी जाती है। आप कहेंगे सर रसीदी टिकट। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो इन्हीं की है। महाश्वेता देवी, इनकी एक पुस्तक है जिसे हम क्या बोलते हैं? मदर ऑफ, आप कहेंगे सर, आप बताइएगा सर, मदर ऑफ 1084। ठीक है, मदर ऑफ 1084 किसकी पुस्तक है इनकी? आप कह सकते हैं सर द क्वीन ऑफ झांसी। द क्वीन ऑफ झांसी। द क्वीन ऑफ झांसी किसकी पुस्तक है? तो वो भी इन्हीं की पुस्तक होगी। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर सिसिली को, एटना को, स्ट्राम्बोली को या रेनियर। तो ये कहाँ पर है? ये एटना जो है, एटना ज्वालामुखी कहाँ पर हो जाएगा? सिसिली द्वीप पर ही हो जाएगा। कहाँ पर? आप कहेंगे सर सिसिली द्वीप पर ही हो जाएगा। यहाँ पर सिसिली द्वीप कह सकते हैं या सिसिली द्वीप भी इसको कह सकते हैं। सिसिली कह लें या सिसिली द्वीप कह लें। ये कहाँ पर है जी? इटली, इटली में। तो भैया क्या हो जाएगा? स्ट्राम्बोली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप कहेंगे सर स्ट्राम्बोली। कौन सा हो जाएगा जी? स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली भैया सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आप कहेंगे सर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होगा। क्या होगा जी? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी। बताइए जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए पंचवर्षीय योजना की बात होगी। पंचवर्षीय योजना, इससे बहुत बढ़िया पॉइंट मैं लेकर आया हूं। पंचवर्षीय योजना आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर पंचवर्षीय योजना इसको स्टार्ट कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे सर रूस के संविधान से। तो आप कहेंगे सर ये रूसी औद्योगिक या रूसी मॉडल पर आधारित है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि सर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना पेश की गई। मॉडल था हेरोल्ड डॉमर मॉडल। इसमें लक्ष्य वृद्धि दर थी 2.1, लेकिन प्राप्त वृद्धि दर कितनी थी? आप कहेंगे 3.6। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961। इसका उद्देश्य क्या था? तेजी से औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र। मॉडल था आप कहेंगे सर महालनोबिस मॉडल। आप लोग जानेंगे जिसे फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रखी गई थी? 4.5 रखी गई थी, लेकिन विकास दर जो वास्तविक विकास दर थी वो हुई कितनी थी? 4.27%। इनका स्क्रीनशॉट लेना, यकीन मानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पीसी महालनोबिस कह सकते हैं इनको। हाँ बिल्कुल, पीसी महालनोबिस कह सकते हैं। आप कहेंगे सर इन्हीं के सम्मान में भैया सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप कहेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सर कृषि का विकास। किसका विकास? कृषि का विकास। हरित क्रांति की शुरुआत आप जानते हैं 1966 में, इसी के समय होती है। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 5.6, लेकिन वास्तविक विकास कितना हुआ था? वास्तविक विकास दर रही थी 2.4। चौथी पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगी। इस बीच क्या हुआ था? 1966 से लेकर 1969 तक का जो समय था इसे अवकाश योजना के नाम से जाना गया। किसके नाम से? अवकाश योजना के नाम से जाना गया। अवकाश योजना कब से कब तक रहा? यहां से यहां तक रहा है। चलिए इस योजना को गॉडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 3.3। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। क्लियर है यहां तक? इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे फैक्ट आप लोग भैया यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सारे फैक्ट आप लोग भैया पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था। 1974 से 1978 इसको पहले ही समाप्त कर लिया गया था। मॉडल दुर्गा प्रसाद धर द्वारा पेश किया गया। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 4.4%। वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 4.8%। रोलिंग योजना की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 1978 से 1980। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। नाबार्ड बैंक की शुरुआत इसी में हुई है, 1882 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.2, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 5.7, ज्यादा रही थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। मुख्य इसमें अगर हम बात करेंगे, मुख्य चीजें यहां पर यह है कि सर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सर इसमें क्या रखा गया था। मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर 2020 तक, यहां पर आप कहेंगे सर 2000 तक, माफी चाहूंगा 2000 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात थी। क्या हुई थी इसमें? आप कहेंगे सर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई थी। आगे आगे है भैया, इसकी लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी? 5.0। वास्तविक विकास दर कितना था? 6.01%। ठीक है, फिर वार्षिक योजना आ गई 1990, 1991, 1992। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 97 के बीच। योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.6, लेकिन विकास दर, जो वास्तविक विकास दर थी वो थी 6.8%। ये भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना भारत की आजादी के पश्चात 50 वर्ष पूरे होने के प्रतीक मानी गई है। कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हमारी आजादी का 50वां वर्ष पूरा होने के रूप में मानी गई या प्रतीक माना गया? तो वो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तेजी से विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलन का संबंध रखना 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी रखी गई थी? 7.1, लेकिन वास्तविक विकास कितना प्राप्त हुआ था? 6.8। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसका उद्देश्य था समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य वृद्धि दर था 8.1, विकास दर थी 7.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट का क्वेश्चन है, यकीन मानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012। सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 9%। वास्तविक विकास दर प्राप्त हुई थी 8%। कितनी? 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना है ये। लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका भैया 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विकास दर कितनी थी वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये यहां तक हमने पढ़ लिया। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इस प्रैक्टिस सेट से निश्चित ही आपको प्रॉफिट जरूर होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपका होगा ही होगा। बाकी भैया पेपर आप लोग देते रहें, मेहनत करते रहें। जब तक आपका एग्जाम चलेंगे हम लोग आपके साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेट में बने रहेंगे। कल और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित होंगी, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, उन पर हम बात करेंगे। तो एक बार कॉमेंट करके दिखाना, एक बार कॉमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।